हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज जो एनक्लेक्स सीरीज की अपनी क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्जाम और कंपटीशन और जो भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है उसके लिए होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन की इन कुछ लाइनों के साथ। जो लाइन होगी कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। कि भाई जितनी ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है आज ज़्यादा हम पढ़ाई करने में, या फिर आप जो परेशान हो रहे हो दिन रात करके जो मेहनत कर रहे हो, तो जब इसका रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा और आपकी आने वाली लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आपको अगर कोई भी डाउट क्लास में किसी क्वेश्चन में, या किसी आपको लगे कि ये छोटा टॉपिक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बना के अपलोड करें, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे बिल्कुल दी गई है। इस अकाउंट को आप इस अकाउंट पे अपनी जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ये हमारी क्या है, इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, धुआंधार सेशन की इस क्वेश्चन के साथ। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और दीजिए अपना सही जवाब। इसमें लिखा है क्लाइंट रिसीविंग रूटीन प्री ऑपरेटिव फ्लूइड 1000 ml बैग ऑफ डेक्सट्रोज एंड 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब DNS है 1000 ml की। द नर्स मेकिंग राउंड एट 15। देखिए इसमें क्या किया है कि एक जो 1000 ml का बैग है वो क्या है, डेक्सट्रोज का है। इन 0.9 सोडियम क्लोराइड हैंग एट 15 आउट, मतलब 1000 ml का कोई एक फ्लूइड है DNS जिसे हम बोल सकते हैं। उसको हम 15 हार्स मतलब 3 बजे हमने उसको लगाया शाम को। तो द नर्स मेकिंग राउंड एट 15:45, मतलब 3 बज के शाम को 3:45 पे नर्स राउंड पे आती है। द फाइंड, जब नर्स देखती है दैट क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ ए पाउंडिंग हेडेक एंड डिस्पेनिक एंड एक्सपीरियंसिंग चील्स एंड द अप्रहेंसिव एंड इंक्रीज द पल्स रेट, इंट्रावेनस बैग हैज 4000 ml रिमेनिंग, द नर्स वुड टेक द फर्स्ट। क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बात बहुत छोटी पूछी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी भी मरीज को क्या लग रहा है, 1000 ml का कोई 1000 ml DNS लग रही है, और उसने कितने बजे चालू किया, शाम को 3 बजे स्टार्ट किया, और 3:45 पे शाम को जब नर्स राउंड पे आई तो उसने देखा कि जो उसने 3:45 पे जो नर्स आई उसने क्या देखा कि जो फ्लूइड लग रहा था 1000 ml का, उसमें क्या हो गया है, 400 ml बचा है। और पेशेंट को क्या हो रही है, डिस्पेनिक, सांस लेने में तकलीफ और बाउंडिंग पल्स से यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब ये इंडिकेशन किस चीज़ का है और नर्स को क्या इसमें करना चाहिए। तो इंडिकेशन जो है, ये है फ्लूइड ओवरलोड का। ये फ्लूइड ओवरलोड का इंडिकेशन है। तो जब फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, पेशेंट को ये कंप्लेन होने लगी है, ये कंप्लेन इनको होने लगी है, तो बताइए नर्स को इसमें प्रायोरिटी पे क्या काम करना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला इसमें बोला गया स्लो द IV इन्फ्यूजन, की जो IV इन्फ्यूजन चल रहा है उसको स्लो कर दे, या सिट द क्लाइंट अप इन बेड, भाई क्लाइंट को बेड पे बैठा दे, या रिमूव द IV कैथेटर, जो हाथ में जो लगी है नली उसको हटाई दे, या कॉल द प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर जो है उसको हम क्या करेंगे, कॉल। तो देखिए इसमें जो कॉल करेंगे बिल्कुल सही बात है, हमें जो भी प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। रिमूव बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, रिमूव तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो भी इमरजेंसी कंडीशन हो गई है इसमें अगर कुछ भी हमें देने की ज़रूरत पड़ी मेडिसिन, तो हमें IV लाइन की पेटेंसी होनी बहुत ज़रूरत है। इसमें एक काम कर सकते हैं हम, थोड़ा जब कभी ऐसा लगे जैसे हम किसी दूसरी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं तो हम NS थोड़ी पुश कर सकते हैं उसको साफ के लिए, या क्लाइंट को बैठा देंगे, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये स्लो द IV इन्फ्यूजन, हाँ जी बिल्कुल सही बात ये है कि स्लो द IV इन्फ्यूजन की रेट क्या कर देंगे यहाँ पे, स्लो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे ये जाएगा नीचे वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा A विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे वो A को देंगे, कि जो फ्लूइड चल रहा है उसकी गति को क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से दीजिए अपना सही जवाब।
A packed red blood cell has been prescribed for client the anemia who has a hemoglobin level in 6.8 gram and hematocrit level is 28%. The nurse hematocrit level is the nurse take the client temperature before the hanging blood transfusion record 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में हम बोलें तो 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड। विच एक्शन वुड द नर्स टेक? भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप सबसे पहले तो ये पढ़ना कि एक पेशेंट है जिसको क्या देना है, पैक्ड आरबीसी देनी है, पीआरबीसी एक यूनिट उसको देनी है। डॉक्टर ने लिख दिया है कि भाई ये एनीमिया का मरीज है, इसको ये देना ही पड़ेगा। देखा क्या कि इसका जो एचबी लेवल है वो कितना है, 6.8 है, ठीक है जी, और हेमोक्रेट लेवल 28% है। पेशेंट का जब हमने वाइटल लिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले तो क्या देखा कि 100.6 इसको क्या है, फीवर। तो इस कंडीशन में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये चार बातों में से कोई एक सही बात है जो आपको बिल्कुल बतानी है। तो इसमें पहले में लिखा हुआ बिगिन द ट्रांसफ्यूजन एज प्रिस्क्राइब्ड, कि भाई डॉक्टर ने लिख दिया है और हमको कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, हमें क्या दे देना है, वो खून पेशेंट को दे देना है। क्या ये करेंगे, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा, या अगला सेंटेंस जो लिखा है उसमें ध्यान से पढ़िए, एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामिन एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन। भाई एंटी हिस्टामिन दे देंगे और लगा देंगे, क्या ये सही बात है? या अगली बात पे जाएंगे, एडमिनिस्टर 2 टैबलेट ऑफ एसिटामोफेन या पैरास्टामोल एंड बिगिन ट्रांसफ्यूजन, कि भाई बुखार आ रही है, ये दवाई दे दी और हम चालू कर देंगे कि भाई ये तो ज़रूरी है। या डिले द हैंगिंग द ब्लड एंड नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या डिले कर देंगे उसको ब्लड को, और भाई उसको बोलेंगे कि जो डॉक्टर आए उनको बोलेंगे कि भाई पेशेंट को ये फीवर आ रखा है, बताओ क्या करना है, मैंने ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इन चार में से। तो ये जो हम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, एंटीहिस्टामिन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेशेंट को पहले से ही फीवर है, ये हम बिना डॉक्टर की परमिशन से नहीं देंगे। ये बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उसको हम नहीं लगाएंगे उस टाइम, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे पहले कि पेशेंट के वाइटल आ रहे हैं ये वाले, तो बताइए अभी हमें क्या करना है, जब और हमें जो डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो करने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 विल बी द करेक्ट आंसर। जो 4 नंबर का है वो बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन के अनुसार। देखिए दोस्तों, एक अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है और क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिए इसको और दीजिए अपना सही जवाब। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एक्यूट GI ब्लीडिंग इन डेवलपिंग प्लान ऑफ केयर, विच प्रायोरिटी प्रॉब्लम वुड द नर्स असाइन टू दिस पेशेंट। एक पेशेंट का केयर कर रही है नर्स, जो पेशेंट को क्या हो रहा है, लोअर GI ब्लीड हो रहा है, ठीक है जी। एंड इन डेवलपिंग द प्लान, जो प्लान वो केयर के लिए डेवलप करिए, तो नर्स की प्रायोरिटी इसमें पूछी गई कि लोअर GI ब्लीड में कौन, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, 4 में से एक जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी की कंडीशन है वो हमें पहचाननी है और सही जवाब यहाँ पे पुट करना है। तो पढ़िए इसमें क्या लिखा है, लो फ्लूइड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द एक्यूट ब्लड लॉस। भाई लो फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा, या रिस्क ऑफ एस्पायरेशन हो जाएगा कि भाई एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है GI ट्रैक्ट में तो रेस्पायरेशन, ये सही बात है। या तीसरी में लिखा है रिस्क फॉर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज प्रोसेस एंड मेडिकेशन, क्या इसको इन्फेक्शन का खतरा हो जाएगा। या वेट लॉस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, क्या इसका वजन कम हो जाएगा क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ गया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे इस कंडीशन के अनुसार। भाई ये तो सारी बात की बातें हैं, और ये जो लिखा है रिस्क फॉर एस्पायरेशन बिकॉज ऑफ एक्यूट ब्लीडिंग, भाई ये लोअर GI की बात कर रहे हैं, ये अपर GI की बात नहीं कर रहे। तो 2 नंबर तो बिल्कुल गलत जवाब है यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं, हम लोअर GI की बात कर रहे हैं, अपर GI तो एस्पायरेशन जैसा इसमें कुछ नहीं रहेगा। जो यहाँ पे जो खतरा है ब्लड लॉस से वो है लो फ्लूइड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस। आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन और दीजिए अपना सही जवाब। थोड़ी गति मैं बढ़ाता हूँ क्योंकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं आज के सेशन में, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ी सी गति इस क्वेश्चन के साथ बढ़ाता हूँ। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। द इनिशियल ब्लड ग्लूकोज लेवल 950 mg per dl and continuous intravenous IV infusion of short acting insulin is initiated.
Along the IV rehydration with normal saline, the serum glucose level is now decreased. Oh, and the nurse would prefer to administer which medication next. भाई क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जो एडमिट हुआ किसमें, हॉस्पिटल में। डायग्नोसिस क्या है उसको, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी DKA। जब एडमिट हुआ तब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या था, 950 mg/dl। फिर हमने क्या चला दिया उसको, IV इन्फ्यूजन चला दिया, और वो भी किसका चला दिया, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है उसका चला दिया। उसके बाद क्या देखा, पेशेंट का जो है शुगर ग्लूकोज लेवल है, जो सीरम ग्लूकोज लेवल है वो कितना आ गया, 240 mg/dl आ गया है। तो इस कंडीशन में मेडिसिन को क्या करना चाहिए, क्या उसको 50% डेक्सट्रोज हम दे देंगे, या उसको NPH इंसुलिन और दे देंगे, या फिर उसको IV फ्लूइड दे देंगे जो कि डेक्सट्रोज का कंटेनिंग हो वो देंगे, या फेनिटोइन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सीजर, या उसको सीजर आने से प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या दे देंगे, फेनिटोइन देंगे। तो बताइए इस कंडीशन के अनुसार कौन सा सही जवाब होगा। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि जो DKA के पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मली हम मेंटेन करते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो हम कितना मेंटेन करते हैं, अबोव 250 mg, मतलब 250 mg/dl के हिसाब से तो हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 240 आ रहा है। तो भाई पहला ऑप्शन तो, ये 2 नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, और फेनिटोइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये 2 ऑप्शन मैं यहाँ से हटा दिया, मैंने 2 ऑप्शन यहाँ से हटा दिया, तो आपके पास ऑप्शन बचे हैं 2। तो बताइए इसमें से कौन सा दे सकते हैं। ये वाला जो 50% डेक्सट्रोज है, ये हम जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसमें यूज करते हैं। तो इस पे यहाँ पे जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के अनुसार वो होगा 3। आंसर नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। इस कंडीशन के अनुसार जो हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड देंगे जो किसका कंटेंट है, डेक्सट्रोज का। किसके लिए देंगे कि ये लेवल हमें मेंटेन करना है, और ये लेवल हमें कब तक मेंटेन करना है, जब भी पेशेंट इस कंडीशन से बाहर नहीं आ जाए, कीटोएसिडोसिस से बाहर नहीं आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल के साथ बढ़ते हैं हम आज के दिन के अगले क्वेश्चन पे। थोड़े लेंथी क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद सेशन हो रहा है, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिलीवर किए जाएँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या हमारी मेन स्क्रीन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके आप मैसेज पुट कर दीजिए। हम जैसे ही देखेंगे हम आपको रिप्लाई और रिवर्ट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। द नर्स असेसिंग ए क्लाइंट विथ मल्टीपल ट्रॉमा हु इज एट रिस्क डेवलपिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS का पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, एक रिस्क है, मल्टीपल ट्रॉमा है, जिसको किसका रिस्क है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का रिस्क है। तो द नर्स वुड असेस फॉर द अर्लीस्ट, तो इसमें पूछा गया जो अर्ली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो अर्लीस्ट साइन इनमें से 4 में से क्या होगा, क्या बाइलेटरल विजिंग होगा, क्या इंस्पायरेटरी क्रेकल्स होगा, या इंटरकोस्टल रिस्ट्रिक्शन होगा, या इंक्रीज रेस्पिरेटरी। जो बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है बार बार कि भाई सबसे पहले तो क्या है, जब सांस ही नहीं मिल रहा तो अंधा क्या करेगा, कोशिश तो करेगा ना। सबसे ज़्यादा कोशिश किस चीज़ की करेगा कि बहुत ज़्यादा सांस लेने की, और इसकी क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल इंक्रीज देखने को हमें मिलेंगी। ये क्या है, अर्ली साइन है, किसका है, RDS का, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आंसर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस धुआंधार सेशन को कैरी ऑन करने के लिए। इस क्वेश्चन पे जाइए और देखिए ध्यान से। थोड़ी सी स्पीड तेज़ है आज, थोड़ी मैं मानता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, और अपना टारगेट होता है कि 15 से 20 मिनट में जो हम अच्छे क्वेश्चन हैं आपके 10 से 15 बिना टाइम खराब किए हुए वो आप तक डिलीवर कर पाए। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, दीजिए अपना सही जवाब। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज एंड द कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी विदाउट यूज ऑफ हीमोडायलिसिस मशीन। द नर्स डिटरमाइन दैट द विच पैरामीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सक्सेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक CKD का मरीज है जिसको क्या चल रहा है, CRTT यानी कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, जिसमें कोई डायलिसिस या हीमोडायलिसिस मशीन का हमने यूज नहीं किया है। तो इस 4 में से कौन सा वाइटल है जो सही बताएगा,
इस टेस्ट की ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट सही बताएगा। क्या CVP बताएगा, क्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताएगा, या सिस्टोलिक। तो इसमें जो मेन जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है उसका हमें यहाँ पे देखना होता है, उसको क्या है 60 से ऊपर मेंटेन करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा वाला निशान, ये थोड़े से कुछ टेक्निकल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा वाला निशान का मतलब होता है फ्लूड यानी ऐप को ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक से ऐसे टाइप हो रहा है ना, तो इसको ऐप मान लीजिए आप। तो विच क्लिनिकल फाइंडिंग आर कंसिस्टेंट विद द सेप्सिस डायग्नोसिस क्राइटेरिया सिलेक्ट दैट अप्लाई। भाई सेप्सिस के मरीज में क्या क्या इनमें से होने चाहिए, क्या आउटपुट यूरिन 50 ml होना चाहिए, या हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होने चाहिए, या टेम्परेचर होना चाहिए, या हार्ट रेट होनी चाहिए, या मीन आर्टरी। भाई ये तो बिल्कुल नहीं होता और ये भी बिल्कुल नहीं होता। अब बाकी ऑप्शन मैंने आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से बताइए कौन से हो गए। 2 ऑप्शन मैंने बिल्कुल हटा दिए। जो यहाँ पे हमने सेप्सिस का जो ऑप्शन देखा है, जो सेप्सिस के लिए मैंने बात बोली है, वो बिल्कुल यहाँ पे 3 ऑप्शनों पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि इसमें टेम्परेचर 102 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है, हार्ट रेट 90 से ऊपर होती है, मीन आर्टेरियल प्रेशर ये रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3, 4, 5, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के इस धुआंधार क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें, द नर्स इज द क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड ऑफ ए हार्ट फेलियर एंड सस्पेक्ट द क्लाइंट में बी इंटरिंग स्टेट ऑफ शॉक, द नर्स प्लान ऑफ विच इंटरवेंशन एज प्रायोरिटी ऑफ द क्लाइंट। एक पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, और वो शॉक की तरफ जा रहा है। तो पूछा गया है कि शॉक से बचाने के लिए कौन सी प्रायोरिटी का काम बढ़िया रहेगा। क्या उसको हम PRBC दे देंगे? भाई PRBC शॉक से कैसे बनाएगी? हमने कहाँ बताया कि इसको ट्रॉमा हुआ, ब्लड लॉस हुआ, हाइपोवोलेमिक्स हो गए, कहाँ है? क्या उसको हम IV फ्लूइड दे देंगे? भाई IV फ्लूइड नहीं दे सकते। IV फ्लूइड क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पल्मोनरी जाके पल्मोनरी एडिमा वगैरह करा देगा, और ये क्योंकि हार्ट फेलियर है, जो वेंटिलेटर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, तो ये बिल्कुल नहीं देंगे। होल ब्लड से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम जो देंगे डोपामीन देंगे, यहाँ पे हम जो मेडिसिन देंगे वो क्या देंगे, हम बिल्कुल डोपामीन वगैरह यहाँ पे पेशेंट को देंगे। क्योंकि डोपामीन वगैरह क्या करता है पेशेंट में, डोपामीन वगैरह क्या करता है पेशेंट में, हेल्प करता है किस में, डोपामीन वगैरह किस में हेल्प करता है पेशेंट को, जो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, डोपामीन हुआ, डिजोक्सिन हुआ, ये क्या करते हैं, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो इस शॉक से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ए यानी डोपामीन और या डिजोक्सिन या नोर एपिनेफ्रिन वगैरह जैसे ड्रग हम यहाँ पे मरीज को देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर जाएगा वो आंसर भी 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम फ्लूइड वगैरह नहीं देंगे। यहाँ पे जो देंगे हम क्या देंगे, हम देंगे इसको डोपामीन, डिजोक्सिन, जो भी हमारे पास होगी वो हम देंगे इसको कार्डियोजेनिक शॉक से बचाने के लिए। देखिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि शॉक की स्टेज कौन कौन सी होती हैं, क्या होता है। ए क्लाइंट रिस्क फॉर शॉक सेकेंडरी टू न्यूमोनिया डेवलप रेस्टलेसनेस एंड एजिटेटेड एंड कंफ्यूज यूरिनरी आउटपुट is also decrease and blood pressure is 92/60 and the nurse suspect which stage of shock। भाई एक पेशेंट है जिसको क्या है, निमोनिया भी हो रखा है और उसका BP है 92/68। तो इसमें पूछा गया कि शॉक की कौन सी स्टेज है। तो भैया शॉक का यहाँ पे हम फर्दर कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज होती हैं। जो स्टेज फर्स्ट होती है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होता है और इंक्रीज हार्ट रेट होती है और कूल एंड पेल स्किन होती है। क्या होता है इसमें, होता है रेस्टलेसनेस होता है, कूल और पेल स्किन होती है, और क्या होता है
HR जो होती है, हार्ट रेट होती है, वो क्या देखने को मिलती हैं, ये हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। अब स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, इसमें 4 से 6 लीटर हो जाता है, 4 से 6 लीटर से कम हो जाता है, मतलब 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4 से 6 लीटर से कम हो जाता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो SBP है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो भी क्या हो जाता है, 100 से कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 92/68। तो ये पेशेंट को क्या है, सेकेंड स्टेज का शोक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। अब बची 3 और 4 स्टेज है, वो उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार देखने को मिलती है। जो स्टेज थर्ड है, इसमें क्या होता है, एक तो एडिमा देखने को मिलता है आपको, एक तो क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, और जो एक्सेसली मतलब लो BP मिलता है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। डिसरिथमिया हो जाता है इस पेशेंट को, डिसरिथमिया यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है जी। जो स्टेज 4 है, इसमें तो कंप्लीट क्या हो जाता है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, कंप्लीट पेशेंट क्या हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ी है यहाँ पे, बिल्कुल 4 स्टेज हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। इन 4 स्टेज में जो इस वाइटल के हिसाब से जो स्टेज मिल रही है, वो कौन सी होगी, स्टेज सेकेंड, यानी स्टेज सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के धुआंधार सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, थोड़ी क्लास आज लंबी हो सकती है दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने की। और अब हम थोड़ी लंबी क्लास ही करेंगे, ताकि आपके कम से कम एक चैप्टर के या एनक्लेक्स के एक जो टॉपिक है, उसके कम से कम एक साथ एक बार में वो क्वेश्चन तो क्लियर हों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और ध्यान से पढ़िए कि क्या इसमें सही क्वेश्चन है। A client is shock develop a central venous pressure is 2 mm of Hg and the arterial plus MB। एक CVP है किसी पेशेंट का, वो क्या है, 2 mm of Hg है, एंड मैप का जो है वो है 60 mm of Hg है। विच प्रेस्क्राइब्ड इंटरवेंशन वुड नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। तो इसमें जो कौन सा काम हमें नर्स इसमें पहले करेगी, जल्दी बताइए 4 ऑप्शनों को देख के कि भाई ये शॉक डेवलप हो रहा है किसी मरीज को, तो इसमें 4 में से कौन सी चीज़ नर्स पहले करेगी, ये हमें देखने को यहाँ पे बताना है कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। क्या भाई इसमें होगा इंक्रीज O2 रेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, या ABG लेंगे, उसकी जो ABG लिए उसका गेज एंड जो रिजल्ट आया उसको एनालिसिस करेंगे, या यूरिनरी कैथेटर लगा देंगे। तो देखिए CVP भी यहाँ पे कम है, और मैप भी जो जा रहा है वो भी क्या हो रहा है, थोड़ी कम की साइड ही जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मोटे मोटे आपको बता दूं, जो मैप और इनकी जो नॉर्मल मैप जो हम मानते हैं, वो मानते हैं 60 भी होता है, और कई जगह 70 से 60 मान सकते हो mm of Hg। तो मतलब 60 है, तो थोड़ा कम की साइड ही ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। CVP लेवल है जो नॉर्मल लेवल में आपको बताऊं, तो ये क्या होता है, 3 से 8 mm of Hg होता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये तो कम है, मतलब शॉक की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज द रेट ऑफ IV फ्लूइड, यानी 4 नंबर बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। क्या कर देनी है, हमें फ्लूइड की रेट बढ़ा देनी है। तो 4 नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। थोड़ी एनर्जी कम लग रही है, क्योंकि थोड़ी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए थोड़ी एनर्जी कम है। आने वाले दिनों में वही धुआं करेंगे हम सेशन में, और वही तेज़ रफ्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ मेरी तरफ से। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ कि किसी पेशेंट को एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गया किसके बाद, मॉर्फिन लेने के बाद, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें उसको सबसे पहले करनी चाहिए। तो भाई मॉर्फिन से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो सांस लेने में दिक्कत है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करनी पड़ेगी। क्योंकि कह सकते हैं क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेज, बिल्कुल सही बात है। डॉक्यूमेंट इवेंट इंट्रावेनस द क्लाइंट रिस्पॉन्स, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, सुपाइन नहीं, हम हाई फाउलर करेंगे। एक तो ये है, लीव द क्लाइंट ब्रीफली, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
और ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, DW5 की जगह हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टोनिसिटी होती है, नॉर्मल सलाइन की जो टोनिसिटी होती है वो क्या होती है, ब्लड के इक्वल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल सलाइन यहाँ पे NS ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 3 जो है बिल्कुल खोटे जवाब हैं। यहाँ पे जो आंसर होंगे 1, 2 और 3 यहाँ पे देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। मॉर्फिन जब भी हम पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मेंटेन करना क्या देखना होता है, रेस्पिरेटरी स्टेटस किसी भी मरीज का देखना पड़ता है। इसी के साथ बढ़ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और दीजिए अपना सही जवाब। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विथ हेड इंजरी फॉर साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ICP कितना होता है नॉर्मल अपना ICP जो है, ICP होता है अपना 7 से 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये क्या होता है अपना नॉर्मल ICP होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विथ हेड इंजरी फॉर साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। द नर्स वुड नोट विच ट्रेंड इन वाइटल इफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसमें पूछा गया है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जब बढ़ेगा तो उसका सिम्टम क्या है, ट्रेंड सिम्टम वाइटल क्या होंगे। क्या इंक्रीज टेम्परेचर देखने को मिलेगा, या इंक्रीज पल्स देखने को मिलेगा, इंक्रीज रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, या डिक्रीज द ब्लड प्रेशर मिलेगा, या इंक्रीज टेम्परेचर मिलेगा, डिक्रीज पल्स मिलेगी, या डिक्रीज रेस्पिरेशन मिलेगा और इंक्रीज ब्लड प्रेशर मिलेगा। क्या ये सही जवाब होगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। ये जो भी वाइटल साइन है ये क्या कि लेट साइन है, किसके, लेट साइन है ना ICP के। तो बताइए डिक्रीज द टेम्परेचर होगा या डिक्रीज द पल्स होगा। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो आंसर सेकंड होगा। आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बड़ा मिलेगा, पल्स आपको डिक्रीज मिलेंगे क्योंकि लेट साइन है। अर्ली साइन में क्या होता है थोड़ी इंक्रीज मिलती है, लेकिन लेट साइन है। और डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, कम, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। बहुत बहुत खुशी होगी आपको कि सेशन बिल्कुल समाप्ति की ओर है और आज सेशन थोड़ा सा लंबा हम लेके गए हैं और अब कोशिश करेंगे। एक पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, और इस पेशेंट को क्या हुआ है, बर्न हुआ कहाँ पे, फेस पे हुआ, नेक पे हुआ, आर्म पे हुआ है, पार्शियल थिकनेस का बर्न है, एंड चेस्ट 4 जगह पे हुआ। कहाँ पे हुआ, फेस पे हुआ, नेक पे हुआ, आर्म्स पे हुआ, चेस्ट पे हुआ। ट्राइंग टू पुट आउट ए कार। द नर्स नीड टू एक पेशेंट है जिसको बर्न हो गया पार्शियल फेस, नेक और आर्म्स का। तो ये 5-6 कंडीशन दी गई है। इसमें बताया गया कि कौन कौन सी कंडीशन इस मरीज पे अलाउ होगी। क्या रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड करते हैं क्या बर्न में, क्या असेस द एयरवे करते हैं, क्या एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करते हैं, या प्लेस ए कूलिंग ब्लैंकेट ऑन द पेशेंट करते हैं, या एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज करते हैं, या प्रिपेयर टू गिव ओरल पेन मेडिकेशन। भाई यह बिल्कुल नहीं देते, हाँ ये करते हैं, एलिवेट होगा, ये बिल्कुल नहीं करते। भाई क्या कर रहे हो आप, कहाँ कूलिंग ब्लैंकेट लगाओगे, ऑक्सीजन करेंगे, असेस करेंगे, और रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं हम यहाँ पे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं हम यहाँ पे, बढ़ाते हैं, यहाँ पे फ्लूइड बढ़ाते हैं। बर्न में क्या करते हैं, पेशेंट का फ्लूइड हम बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जो सही आंसर होंगे वो असेस द फॉर एयरवे पेटेंसी होगा, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड होगा, और एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज इफ नो फ्रैक्चर आर प्रेजेंट। एलिवेट कर देंगे क्योंकि पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो पेशेंट शॉक की तरफ जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, एक्सट्रीमिटीज एलिवेट कर देंगे अगर उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, सेकंड। फ्रैक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि RT का गाड़ी में जला है, किसी कार में, कार के बाहर लाया गया मरीज को। ठीक है, इस तो 2, 3 और 5 यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने बताया आपको इस सेशन बहुत थोड़ा सा लंबा हमने आज लेके गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। और सेशन में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम ID है, उस पर आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको जहाँ भी दिक्कत हो वो हमें बता सकते हैं। ये अपना क्या है, पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये वो लाइनें हैं जो हमने आपके लिए बोली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो भी अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, एनकलेक्ट सीरीज़ हम पूरी इन वीडियो में करा देंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लगातार लास्ट तक इस सेशन को जुड़ने के लिए।
और मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा।